किराए की कोख, एक स्त्री की दुख भरी कहानी। माँ बनना एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख है, लेकिन सिंधु इसी सुख से महरूम थी। ऐसे में रेशमा एक आस बनकर आई। आखिर कौन थी यह रेशमा? भैया जल्दी घर आइए, दीदी फिर से बेहोश हो गई है। सविता लगभग हाँफते हुए बोली तो अविनाश भी हड़बड़ा गया। पूरे 15 दिनों बाद वह ऑफिस आया था, मगर उसके बगैर सिंधु 1 घंटे से ज़्यादा ठीक न रह सकी। तुम डॉक्टर मुक्ता को फ़ोन करो, देखो डायरी में सबसे ऊपर उनका ही नंबर है। अच्छा सुनो, मैं करता हूँ, तुम पानी के छींटे डालो। डॉक्टर जल्दी से घर पर आ जाइए। सिंधु फिर से बेहोश हो गई। अपने सेक्रेटरी को मीटिंग संबंधी जानकारी देकर जल्दी जल्दी लैपटॉप और ज़रूरी सामान समेटकर अविनाश घर पहुंचा तो डॉक्टर मुक्ता सिंधु के साथ हंसी मजाक करती दिखी। पत्नी को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। उन्हें देखता हुआ वह सोचने लगा, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? शादी के 15 साल हो गए, मगर सिंधु की गोद नहीं भरी। ऐसा नहीं है कि गर्भ ठहरता नहीं है, 2 या 3 महीने होते होते सब कुछ खत्म हो जाता है और उस हादसे से उबरने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। ये सब झेलती सिंधु अब तो थायराइड पेशेंट हो गई है। न तो उसकी माहवारी का ठिकाना रहता है और न ही वह कभी खुशी से उसके नज़दीक आने की इच्छा ही जताती है। ऐसा लगता है जैसे अजन्मे शिशुओं संग उसका मन भी मर गया है। जब भी वह उससे कुछ हल्की फुल्की बातें करता है, वह बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। और आज तो डॉक्टर मुक्ता के जाने का भी इंतजार न किया। सब तुम्हारी वजह से अविनाश, न तुम नज़दीक आते न यह होता। सोचो अविनाश, किसी का हमने क्या बिगाड़ा है? एक एक कर हम, और कितने खून, और कब तक? बस बस सोना, अब और नहीं। कहते हुए अविनाश ने जब उसके बालों पर हाथ फिराया तो वह बिफर पड़ी। डॉक्टर ने इशारा किया कि रो लेने दीजिए। हाँ, उसे चुप कराना किसी के बस में नहीं था। क्या हो गया बाबू, बच्चा मेरा? तुम हो ना मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, कहकर अविनाश ने उसे सीने में छिपा लिया। ऐसा न करता तो वह डिप्रेशन में चली जाती और उसके बिजनेस की तो ऐसे ही वाट लगी हुई थी। ऐसे में डॉक्टर मुक्ता का एहसान था जो उन दोनों का ख्याल रख रही थी। उनके कहने पर ही तो उसने चौथा रिस्क लिया था और नतीजा सामने आया तो आखिर में उन्होंने ही सुझाया। अविनाश, तुम किसी और तरीके से सिंधु को मातृत्व का सुख दे सकते हो। वह नहीं मानेगी। डॉक्टर, मैं लेटेस्ट टेक्निक की बात कर रही हूँ। बच्चा, तुम दोनों का बस कोख किराए की होगी। पर कैसे? यह तो अवैध है। व्यवसाय के रूप में भले अवैध हो, मगर परोपकार के लिए जो भी किया जाए बिल्कुल वैध है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से बात करो। आप सिंधु को जानती हो न? वह स्वाभिमानी होने के साथ जिद्दी भी है। शायद ही किसी परिचित का एहसान ले, मगर उसे जिंदा रखना है तो उसकी गोद में बच्चा देना होगा। रुको, मैं ही कुछ करती हूँ। जब उसे छोड़ने गया तो पोर्टिको में ये बातें हुई और सचमुच मुक्ता ने रेशमा को सामने ला खड़ा किया। रेशमा को डॉक्टर मुक्ता कुछ सालों से जानती थी। डॉक्टर के कुछ पेशेंट्स जो निसंतान थे, रेशमा की कोख का इस्तेमाल कर माता पिता बन चुके थे। रेशमा नज़दीक के गांव से आई थी। बहुत संघर्ष के बाद भी जब मन लायक काम न मिला तो मजबूरी में उसने यह रास्ता अपना लिया था। डॉक्टर मुक्ता ने जब पहली बार उसे अपने एक मरीज के साथ देखा तो अकेले में काफ़ी समझाया था। तब रेशमा का यही जवाब था, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। हमने भी मन लगाकर पढ़ाई की, मगर बड़े शहर में रहने के लिए मकान का किराया, अच्छा कपड़ा कहाँ से लाते? हमारे भाई बहन जो हमें अपना आदर्श मानते हैं, आखिर उनके सामने हम खुद को हारा हुआ कैसे दिखाते? माँ और बाबा जो इतने उम्मीदों के साथ मेरे द्वारा भेजे गए पैसों की राह देखते हैं, वे टूट जाते। इतने के बाद भी आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमें पुलिस में दे दीजिए, हम खुशी से चले जाएंगे। तुम्हारे इन दलीलों से तुम्हारा गुनाह माफ़ नहीं हो जाता। आखिर ये सब तुम पैसों के लिए ही तो कर रही हो। पैसों के लिए अपनी कोख बेच रही हो। इससे तुम्हारा शरीर कमज़ोर होगा और फिर कमाने के और भी तो तरीके हैं। अभी तो सिर्फ मैं ही कमाने निकली हूँ
और बाकी के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पैसे न बनाऊं तो मजबूरी में मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, फिर शायद गलत काम और भी बढ़ जाए। इससे तो अच्छा है कि अपने परिवार को पालने के लिए मैं ही क्यों न त्याग करूं, कोई तो करेगा न। उस रोज उसके चेहरे पर मुस्कान और दलील थी, जिसे सुनकर मुक्ता चुप हो गई थी। रेशमा का ध्यान आते ही उसमें डॉक्टर मुक्ता को सिंधु का समाधान दिखाई दिया। उसने रेशमा की डिटेल्स अविनाश को भेजी तो उसकी जान में जान आई। लैब में अविनाश के शुक्राणु और सिंधु के एग्स फर्टिलाइज कर उसके गर्भ में प्रत्यारोपित किए गए। बस उनके सपनों का संसार कुछ ही महीनों में बसने वाला था कि गांव जाने के रास्ते में रेशमा के स्कूटी से गिरने की बुरी खबर आई। उफ, अब क्या होगा। आंखों में अपने नवजात को देखने की आस में बड़ी मुश्किल से सिंधु की हालत कुछ सुधरी थी। कहीं फिर से कोई अनहोनी हो गई तो, यह सोचकर ही अविनाश के हाथ पांव ठंडे होने लगे तो डॉक्टर मुक्ता को फोन किया। आपको सिंधु की हालत पता है न डॉक्टर, इस बार शायद न झेल पाए, कुछ करिए, मगर रेशमा और बच्चा दोनों को बचा लीजिए। आईसीयू में है, कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। जितने दिन रखना पड़े रखिए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए। यही उसने दिन में कई बार दोहराया। सिंधु को उसके एक्सीडेंट के विषय में कोई जानकारी नहीं दी थी। माना संसार के अपने नियम हैं, झूठ की उम्र छोटी और सच की लंबी होती है, मगर जिस झूठ से किसी की जिंदगी संवरे उसे बोलने में दोष नहीं लगता। उसके कानों में महाभारत का वह वाक्य गूंज रहा था, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। तभी उसके अपने बच्चे की आवाज़ कानों में आई। केहूं केहूं की आवाज़ सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आज अविनाश पिता और सिंधु माँ बन गई थी। सचमुच बच्चे को पाकर मानो जग जीत लिया था उन्होंने। वहीं रेशमा भी स्वस्थ और सुरक्षित थी। आखिर में अविनाश ने उसकी कोख के फूल को सिंधु की गोद में डाल दिया तो सिंधु जैसे जी उठी। सिंधु की इस मुस्कुराहट पर वह सब कुछ कुर्बान कर सकता था। फिलहाल एक ब्लैक चेक रेशमा को थमाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमें क्या दिया है। इस चेक में इतनी रकम भर लो कि तुम्हें पैसों के लिए कभी अपने आप को कष्ट न देना पड़े। इस बार मैंने पैसों के लिए नहीं, सिंधु दीदी की जिंदगी के लिए यह किया। रेशमा के मुंह से यह सुनकर डॉक्टर मुक्ता मुस्कुरा उठी। वाकई रेशमा ने एक जीव को जन्म देकर एक साथ कई जीवन संवार दिए। उसकी दरियादिली पर समाज सुधारक कबीर दास जी का वह दोहा याद आ गया, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा।